आज आप सभी लोगों के लिए यूपीएसआई, लेखपाल और जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी और जितनी भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी भाषा के व्याकरण का प्रश्न आता है, तो उसकी तैयारी कराने के लिए आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूं। अगर इसको अच्छे से आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया तो मैं आगे भी वीडियोस डालते रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ 1 घंटे का वीडियो डालूँ जिसमें हिंदी, जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ्स सब कवर हो। आप 1 घंटे के बस वीडियो कम से कम 2-3 बार देख लीजिए। उसके बाद आप जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके 80 से 90% क्वेश्चन उसमें से फंसने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहले भाषा क्या है? जब हम अपने मुख से कोई भी ऐसी वाणी निकालते हैं जिसका कुछ अर्थ हो, जिसे कोई समुदाय विशेष समझ सके, तो वो होता है भाषा। अब भाषा कैसे बना है? कई शब्दों से बना है। भाषा कई शब्दों से बना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पानी चाहिए तो मैं कहूँगा कि पानी लाओ या पानी दो। अब ये पानी किससे बना है? ये पानी एक शब्द है और दो भी एक शब्द है। अब इस पानी में कई वर्ण है। जैसे प क्या है? व्यंजन, अ क्या है? स्वर, न क्या है? व्यंजन और ई क्या है? स्वर। तो अगर कोई कहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये स्वर व्यंजन सारे जो हैं सबसे छोटी इकाई हैं। अब ये स्वर व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्वर व्यंजन कहलाते हैं वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो वर्ण को किन 2 भागों में बांटा गया है? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। चलिए अगला शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। मतलब कि जैसे हमने एक बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। देखिए, हिंदी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत से बनी हुई है। अब सोचिए व्यवस्थित समूह क्यों? अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखिए ABCD है तो कहीं पर भी कुछ भी रख दिया गया है। लेकिन हिंदी को देखिए, हिंदी में जो व्यंजन रखे गए हैं, जैसे पहले क्या है? क ख ग घ अंगा, फिर च छ ज झ इया, फिर ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स। तो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। क ख ग घ क्या है? ये जो हमारा कंठ होता है, देखिए हमारा ये मुंह है और इस मुख से जो हमारा कंठ बना हुआ है, उस कंठ में यहाँ से निकलता है क ख ग घ अंगा। आप बोल के देखिए, क ख ग घ अंगा जो है कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कंठ से। ध्यान से आप ज़रा बोल के देखिए एक बार। जो क ख ग घ अंगा है वो आपको कंठ से निकलता हुआ दिखेगा, क ख ग घ अंगा। फिर च छ ज झ इया, आपको जीभ जो आपका है वो तालू पे लगता होगा, तब च छ ज झ इया निकलता होगा। फिर ट ठ ड ढ अड़ा, जीभ जब आपका मुड़ता होगा इस तरह से, तब ट ठ ड ढ इया। फिर देखिए सबसे पहले कंठ हुआ, फिर तालु हुआ, फिर मूर्धन्य हुआ, फिर प फ ब भ म। जब तो जाइए देखिए, पहले क ख ग घ अंगा कंठ हो गया। क्या हो गया? कंठ। फिर ट ठ ड ढ इया क्या हो गया? तालु हो गया। ठीक है, च छ ज झ इया क्या हो गया? तालु हो गया। फिर ट ठ ड ढ क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। ट ठ ड ढ मूर्धन्य हो गया। पहला हुआ कंठ, फिर च छ ज झ इया हो गया तालु, फिर ट ठ ड ढ हो गया मूर्धन्य, फिर त थ द ध न हो गया दंतव्य। दांत पे लग रहा है ना, त थ द ध न बोलिए, त थ द ध न, तो ये दांत पे लग रहा है तो दंतव्य। फिर प फ ब भ म, ये हो गया ओष्ठ, क्योंकि ओंठ पे लग रहा है, ओष्ठ लग रहा है। तो सोचिए हिंदी को कितने व्यवस्थित ढंग से रखा गया है कि जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो इस बोलने से हमारा सबसे पहले कंठ प्रयोग होता है, फिर तालु प्रयोग होता है, फिर जीभ मुड़ता है, फिर दांत काम आता है, फिर सबसे अंत में ओंठ काम आते हैं। तो आप ये सोचिए, सबसे पीछे से होते हुए आगे आया है कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। चलिए अगला क्या है? कंठस्य ध्वनियाँ कौन है? तो कंठस्य क्या है? जो कंठ से बोली जाए। अभी भी मैंने बताया क ख ग घ अंगा। फिर है
स्थान के आधार पे बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य यानी जिसको बोलते समय जीभ मुड़े, मूर्धन्य से मुड़े, तो किसको बोलते समय जीभ मुड़ता है, बोल के देखिए। ग घ नहीं, झ झ नहीं, ड ढ़ और प फ। तो देखिए ड ढ़, तो देखिए ट ठ ड ढ़, इसको बोलते समय आपका क्या है, जीभ मुड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण, देखिए जिनको बोलते समय कम दम लगे उसको कहते हैं अल्प प्राण, जिनको बोलते समय ज़्यादा दम लगे उसे बोलते हैं महाप्राण। बोल के देखिए। क ख ग घ अंगा, यानी क ख ग घ अंगा। तो यानी जो पहला देखिए क ख ग घ ग, ये पहला अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। मतलब कि इनको बोलने में कम दम लगता है, कम दम लगता है, इनको बोलने में ज़्यादा दम, फिर ज़्यादा दम। तो बस समझ लीजिए कि जिनको बोलने में कम दम लगे वो अल्प प्राण, जिनको बोलने में ज़्यादा दम लगे, ज़्यादा प्राण की आवश्यकता हो, महाप्राण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन बस आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा ये होता है, तो जो आखिरी वाले सब होते हैं जैसे अंगा, ड़ा, इया, ये सब नासिक के व्यंजन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं। तो नासिक यानी नाक से बोले जाने वाले। तो देखिए इया बोलते समय आपके नाक से कुछ आवाज़ निकल रहा है ना, नाक को दबा के बोलिए इया, तो बोल ही नहीं पाएंगे। तो जब आप इया बोलेंगे तो नाक से बोलेंगे तो नासिक के व्यंजन हो गया। अगला देखिए, ए और ए, ये गलती से टच हो गया। ए और ए क्या वर्ण कहलाते हैं, तो ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं हम बताते हैं, क्योंकि जो ए बना होता है वो अ प्लस ई से बना होता है, अ प्लस ई से बना होता है, ठीक है, आ प्लस ई से बना होता है। आ क्या है अपना, कंठ है, आ क्या है, स्वरों में कंठ है, और ई क्या है, स्वरों में तालव्य है। ई क्या है, स्वरों में तालव्य है। ई को बोल के देखिए, तालु से टच हो रहा है ना। तो जब हम आ और ई को मिलाते हैं तो कंठ प्लस ताल मिलता है, तो कंठ ताल बनता है। तो इसी तरह अगर कोई पूछे कि ओ क्या है, ओ क्या है, तो कंठोस्थ है। ओ क्या है, कंठोस्थ, क्योंकि ओ किससे बनता है, आ प्लस ऊ से, आ प्लस ऊ से। आ क्या है, कंठ स्वर है, कंठव्य स्वर है, और ऊ क्या है, ओष्ठ स्वर है। ओ क्या है, ओष्ठ स्वर है। तो जब ओ बोले या औ बोले तो कंठोस्थ, कंठोस्थ। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह क्या है। अयोगवाह क्या है, अयोगवाह जो हमारे हैं अंग और आहा है। अयोगवाह अंग और आहा है। अयोगवाह क्या है, अंग और आहा है अयोगवाह, ये रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन यानी जिसमें हमें दो व्यंजन साथ में लगे हुए दिखाई दे रहे हों। तो सोचिए कौन से व्यंजन है, दिल्ली, इसे बोलते हैं द्वितीय व्यंजन। इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय व्यंजन। जैसे आधा ला और पूरा ला, इसी तरह आधा का और पूरा का, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ आधा का और ला, तो ये होते हैं संपृक्त, ये होते हैं संपृक्त, रट लीजिए। जब आधा का और पूरा ला, एक आधा और दूसरा ही व्यंजन हो, तो होते हैं संपृक्त, और जब दोनों एक जैसे हों आधा और पूरा, तो होते हैं द्वितीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सा 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 हा। तो सा 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 हा, तो देखिए एक मिनट ध्यान से, इनको जब बोलिए तो कैसा लग रहा है आपको। जब आप इनको बोल रहे हैं सा 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 हा, तो आपको कैसा फील हो रहा है, बोलने में कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है ना, तो संघर्षी व्यंजन है। इनको बोलने में संघर्ष करना पड़ रहा है ना, तो संघर्षी व्यंजन है। कौन से हैं ये, संघर्षी व्यंजन। कौन से हैं, संघर्षी व्यंजन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखिए नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं अपनी ख और ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण कौन सा है जिसको हम जब बोलें तो हमारी आवाज़ में घोष उत्पन्न हो। देखिए तो जब माँ बोलेंगे तो घोष वर्ण में आता है। अगला क्वेश्चन है, अमानक वर्ण क्या है। अमानक वर्ण, अमानक वर्ण क्या है, जो घोष वर्ण है वही अमानक वर्ण है, जिसका बेसिकली जैसे माँ होते हैं तो ये अमानक वर्ण में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो ये सारी ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषाओं की हैं।
ये सारी ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषाओं की है। देखिए जिसके नीचे जैसे बिंदी लगा है वो तो आप देखते ही समझ जाओगे उर्दू अरबी फारसी भाषाओं की है। बेसिकली क ग ज फ ये सब अरबी और फारसी भाषाओं की ध्वनियाँ होती हैं। जिसके नीचे बिंदी होता है या जिससे जैसे अगर कोई कहे कागज़, ये क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। तो ऐसी ध्वनियाँ जैसे क ग ज फ ये सब अरबी और फारसी भाषा की ध्वनियाँ होती हैं। अगला है मूलतः हमारे वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए वर्णों की संख्या होती है 52, वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें से 11 होते हैं अपने स्वर होते हैं। अब 52 में से आपने 11 माइनस कर दिया, कितना बचा, 2 में से गया 1 और 5 में से गया 4, 41। अब 31, ठीक है। तो अब 41, सॉरी। तो अब बताइए 41 में 39 हो गए आपके व्यंजन और 2 हो गए अनुस्वर, ठीक है। 2 हो गए अनुस्वर। अनुस्वर क्या होते हैं, अंग और आहा, अंग और आहा, 2 अनुस्वर हो गए। अनुस्वर को एक्चुअली ना तो स्वर में रखा गया है ना ही व्यंजन में, ये है स्वर और ये व्यंजन, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जब जब आएगा तो मैं बताता जाऊँगा। तो कुल मिला के वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें 41 स्वर, 39 व्यंजन और 2 अनुस्वर। अगला आता है छ, किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए छ जो है ये संयुक्त वर्ण में आता है। छ जो है वो संयुक्त वर्ण में आता है। कैसे, छ को हम का और श से, षटकोर की क्या ध्यान नहीं आ रहा है तो शायद इनको मिला के बनाते हैं छ। तो देखिए ये संयुक्त में यानी 2 वर्णों को मिला के बनता है तो संयुक्त है। अब छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, मतलब जब इसको बनाते हैं तो किससे बाद आता है, तो का के बाद आता है। गलती से टिक हो गया, मतलब जब इसको हम बनाते हैं छ को तो का प्लस श बनाते हैं ना, तो किसके बाद आता है, का के बाद आता है, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्ञा, ज्ञा वर्णों के संयोग बनता है। ज्ञा जो बनता है ज प्लस इया से बनता है, ज प्लस इया से बनता है। ज वो भी समझ लीजिए आधा जा एक प्रकार से, तो ज्ञा किससे बनता है, ज प्लस इया, ठीक है, क्या बनता है। ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अगला है अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण यानी कि जिसको आप बोलें तो गूंजाहट ना हो, जैसे अ, ज, झ, ह, स। तो देखिए अघोष वर्ण कौन सा आपका होगा, स, क्योंकि जब अ तब पर भी गुंजाहट हो रहा है, गूंज रहा है आवाज़, ज, झ गूंज रहा है, ह गूंज रहा है, स बोलते समय गूंज नहीं रहा है आवाज़, तो ये हो गया अघोष, ठीक है। अब है घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क ख ग घ अंग्या, क से कंठ, तो क ख ग घ अंगा भी कंठ हो गया, कौन सा हो गया, कंठ हो गया, ठीक है। क ख ग घ अंग्या कंठ है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो देखिए जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना हो वो होता है संयुक्त व्यंजन। जैसे गा, ज्ञा, ज्ञा किससे मिलकर बना है, ज प्लस इया से, ज्ञा किससे बना है, ज प्लस इया से, ठीक है, ये ज्ञा बना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत नहीं है जिसपे दांत नहीं लग रहा है, जैसे त, थ, द, ध, इन सब तो लग रहा है, ट पे नहीं लग रहा है, तो ये दंत्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसके अंत में आ आता है। तो देखिए आ आता है अक्रांत के, जिस वर्ण के अंत में आ आए वो अक्रांत होते हैं, ठीक है। जिस वर्ण के, जिस शब्दों के अंत में आ आता है उसे अक्रांत बोलते हैं। छ किसके योग से बना है, तो मैं अभी भी बता चुका हूँ, क प्लस श, ये छ बना है क प्लस स, ये भी संयुक्त व्यंजन है। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए स्वरों की संख्या 11 है, स्वरों की संख्या है 11, मैं बता चुका हूँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। स्वर नहीं है, आ उ ए, इया स्वर नहीं है, इया स्वर नहीं है। इया क्या है, आपका नासिक के व्यंजन है, अभी भी बताया था मैंने। अब निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ड़, घ तो नहीं आता है ना ट वर्ग में। ट वर्ग में ये सब मूर्धन्य व्यंजन है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये सब क्या है, मूर्धन्य। बोलते समय इनको मुड़ता है, क्या मुड़ता है, जीभ मुड़ता है, तो ये सब मूर्धन्य व्यंजन है। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो देखिए व्यंजनों की संख्या बेसिकली हम कहेंगे 33, ये मूल व्यंजन होते हैं, तो 33 मूल व्यंजन है। उसके बाद देखिए हमने बताया था कि 33 मूल व्यंजन, अब हमने कुल मिला के 39 बताया था, तो 39 में 33 या 6, जिसमें से 4 होते हैं अपने ये अंतस्थ और 3 होते हैं 3 होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो आप जब देखेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की, मूल व्यंजनों की संख्या है 33, और इसके बाद आप इसको पूरा वर्णमाला में दे दूंगा, वो सब आप देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है।
पंचस्वर। आप सोचिए कि कौन सा पंचस्वर है। तो एक बात बताइए, अ, ई, ज, ठ। तो ज और ड़ तो हट ही गया। पंचस्वर जो पीछे आए, तो देखिए अ आगे आता है, बड़ा आ पीछे आता है, ई आगे आता है, बड़ी ई पीछे आता है। तो हमारा पंचस्वर जो होगा वो बड़ा आ होगा। पंचस्वर बड़ा आ होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है। तो अयोगवाह क्या है? अयोगवाह विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण है। तो बेसिकली विसर्ग है। अयोगवाह क्या है? विसर्ग है। विसर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो छ को जो आप बोल रहे हैं आप, तो च, छ, ज, झ ये सब क्या है? तालव्य है, क्योंकि सब कुछ तालु पे टच हो रहा है। हमारा जीभ तालु पे टच हो रहा है। अगला है संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए छ, त्र, ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन होता है, तो श से षटकोण ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन क्या है? तो मैंने बताया था च, छ, ज, झ यहाँ तालव्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है यारा लावा। देखिए यारा लावा अंतस्थ है, यारा लावा अंतस्थ है, यारा लावा अंतस्थ। याद कर लीजिए, तो अंतस्थ व्यंजन है। ये कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक जो नाक और मुंह दोनों से बोला जाए, अनुनासिक जो नाक और मुंह से बोला जाए, ये पंचमाक्षर होते हैं। यानी क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा क्या है? अनुनासिक है, जिसे नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। अगला है अनुनासिक व्यंजन क्या है। तो अनुनासिक व्यंजन क्या है? पर वर्ग के पंचमाक्षर यानी पंचम जो अक्षर हैं वो अनुनासिक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कंठोस्थ ध्वनि का उदाहरण है, यानी जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाए, तो औ हमने बताया था ना, औ और बोलेंगे तो कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलेगा, क्योंकि औ किससे मिला है? औ बना है, औ शब्द जो बना है वो बना है आ प्लस ऊ से। आ क्या है? कंठ, और ऊ क्या है? ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ कंठोष्ठ हो गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों में सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। सबसे पहले ध्वनियाँ होती हैं, उन्हीं से शब्द बनते हैं, उन शब्द से पद बनते हैं, और पदों से वाक्य बनते हैं। चलिए, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ल देखिए, ल को बोलते समय जब ल तो पीछे की ओर जाता है ना, तो पार्श्विक व्यंजन है प्रयत्न के आधार पर। इसी तरह र क्या है? र क्या है? प्रकंपित है। र को बोलते समय र तो कंपित होता है ना, जीभ कांपता है, तो र क्या है? प्रकंपित ध्वनि है। र क्या है? प्रकंपित ध्वनि है। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा हिंदी का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से देखते होंगे, और अगर आज अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करिए। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं रोज़ कम से कम 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 रीजनिंग के, 40 मैथ के, और 40 आपके जो जीएसजी के है, या फिर जो भी आपके यूपीएसआई में आता है उसको तो मैं कवर करूँगा। बस आप डेली एक समझ लीजिए 40 4 चौको 16 160 क्वेश्चन आप डेली करिए, और देखिएगा एग्ज़ाम टाइम में आप सारे के सारे कंप्लीट कर डालोगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।